अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है वो प्रोबेबिलिटी का है। और उसमें मैंने टेबल के ज़रिए से आपको बताने की कोशिश की है कि टेबल अगर गिवन हो तो उससे प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड की जा सकती है। ठीक है। इसमें मैंने जो एग्जांपल लिए है वो एग्जांपल ट्रेवर वैगनर की बुक है, अप्लाइड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के थर्ड एडिशन से। वहाँ से मैंने एग्जांपल लिए है। इसमें इन्होंने एक टेबल दिया हुआ है। और ये जो एक कंपनी है, मेन कंपनी, जैसे ये कहते हैं कि ये GSF कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, GSE कंपनी कंपनी है ये। और उसके सब सेक्टर्स हैं। ये जो सब सेक्टर्स हैं उसमें माइनिंग है, फाइनेंशियल है, सर्विस है और रिटेल है। और साथ साथ इसमें इसके स्केल्स भी हैं। जैसे माइनिंग है तो स्मॉल स्केल भी हो सकता है, फाइनेंशियल है तो वो भी स्मॉल स्केल हो सकता है, इसी तरह से लार्ज स्केल भी हो सकता है। और रिटेल में यानी लार्ज स्केल भी हो सकता है। तो ये पूरा आपको एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल को हम क्रॉस टेबुलेशन टेबल भी कहते हैं, इसके अलावा हम इसे कॉन्टीजेंसी टेबल भी कहते हैं। तो अब इन्होंने इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं प्रोबेबिलिटी के। तो देखते हैं कि उनको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम सैंपल सेलेक्टेड इज ईदर अ लार्ज कंपनी और अ फाइनेंशियल कंपनी। देखिए, ये दो इवेंट्स को क्या कर रहे हैं, और करके कंबाइन कर रहे हैं। तो जब भी कभी दो या दो से ज्यादा इवेंट्स कंबाइन हो तो ऐसे वाले, यानी ये जो इवेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला इवेंट है और ये दूसरा इवेंट है, इनको हम कहते हैं कंपाउंड इवेंट्स। ये जो कंपाउंड इवेंट्स होते हैं, इनकी इनकी जो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट वे पे करते हैं, क्योंकि हर हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हमें कभी ऐड करना होता है, यानी ऐड करना होता है, और कभी सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। इसमें क्योंकि और यूज किए हुए है तो और के अंदर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यानी कि हम यूनियन लेते हैं। ये जितना भी, जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर ये ए हो और दूसरा जो हमें दिया हुआ है वो बी हो, और एक और भी हमें दिया हुआ है बोथ, इन दोनों से मिला के जो बोथ बनेगा, ठीक है। तो इनकी इनकी इवेंट्स को हम क्या करते हैं, यूनियन फाइंड करते हैं। और इसमें होता ये कि इनकी प्रोबेबिलिटीज को हम ऐड कर देते हैं। जब हम इन प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि इनके अंदर भी कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन होते हैं। वो जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनकी जो भी प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि कॉमन को हम इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हम इन दोनों के सम में से माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो अभी जो केस जो हम कर रहे हैं ये है ए यूनियन बी, ठीक है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है हर वक्त के उनमें उनमें जो है ना ए यूनियन बी के अंदर कुछ इवेंट कॉमन हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कॉमन ना हो। तो जब कॉमन नहीं होंगे तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी होगी ए इंटरसेक्शन बी की, वो क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो हो जाए तो ऐसा वाला इवेंट जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, यानी कोई कॉमन इवेंट ना हो जो ए और बी का होगा, तो उसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है। और अगर अगर इनका इंटरसेक्शन जीरो ना हो, इसका मतलब यह है कि उनका इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता हो, तो ऐसे वाले इवेंट को, यानी कि अगर मैं उनको लिखूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो ना हो, यानी कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन आए, तो ऐसे वालों को हम कहते हैं म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव। ठीक है। इन दोनों की जो एग्जाम्पल्स हैं वो इसी में सब पार्ट्स हैं, ABC उनके अंदर हम लोगों ने मैंने अरेंज की हुई हैं, तो हम इसी एग्जाम्पल के अंदर अरेंज हैं। तो हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसी एग्जाम्पल में सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इन्होंने कहा कि और यूज़ किया, जब और यूज़ किया तो हमें पता चला कि कंपाउंड इवेंट है। तो अब इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। उन्होंने कहा कि इधर अ लार्ज कंपनी, तो पहले सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे अ लार्ज कंपनी की, ठीक है। तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे अ लार्ज कंपनी। तो आप देख सकते हैं कि लार्ज कंपनी अगर हो तो वो कोई भी कंपनी में से हो सकती है। यानी कि देखिए, आप यहाँ से ये लार्ज लिखा हुआ है। अब इसमें भी माइनिंग भी हो सकती है, इसमें फाइनेंशियल भी हो सकती है, इसमें सर्विस भी हो सकती है, रिटेल भी हो सकती है। तो इसमें कोई भी हो सकती है। उसने सिर्फ एक ही नाम लिया है, लार्ज स्केल। इसका मतलब ये हुआ कि इन सब के जितने भी ये जो सेक्टर्स हैं फर्दर, उनको हम ऐड करेंगे तो इसकी इसके इस इवेंट की जो है वो आ जाएगा आपके पास, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ इवेंट्स हैं कितने, 86।
तो टोटल जो है इन सब के, यानी अगर आप क्रॉस वाइज ऐसे यानी कि इनको टोटल करें तो 170 आता है टोटल, या चाहे तो आप इस तरह से कॉलम में ऐड कर लें तो भी 170 आएगा। तो टोटल जो नंबर हैं वो कितने हैं, 170। यानी टोटल इवेंट्स क्या हैं, 170। यानी सैंपल स्पेस कितनी है, 170 की। और इवेंट तो जितना वो कहेगा उसी हिसाब से उसके नंबर ऑफ इवेंट्स आएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इसने कहा था कि लार्ज कंपनी, तो लार्ज कंपनी के इवेंट 86 हैं, और टोटल जो है वो अपॉन में आता है, क्योंकि आपको पता है प्रोबेबिलिटी किस तरह से कैलकुलेट होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अगर कोई इवेंट ई है और उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है, हमें जितने भी सेट ई है उसके अंदर जो इवेंट्स हैं उनको जितनी पॉसिबिलिटीज हैं उस ई की, हम उसको उसको फाइंड कर लेते हैं कि कितने एलिमेंट है, और उसको टोटल से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो देखिए लार्ज कंपनी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई है, इसको हम इवेंट वन कह देते हैं, इवेंट वन की प्रोबेबिलिटी कह लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा है और को फिलहाल छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं क्या है, फाइनेंशियल कंपनी। अब फाइनेंशियल कंपनी अगर हम देखें तो फाइनेंशियल कंपनी स्मॉल भी हो सकती है, मीडियम भी हो सकती है, और लार्ज भी हो सकती है। तो इन सब के जो टोटल इवेंट्स हैं वो हैं 72। तो इसलिए हम जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे फाइनेंशियल कंपनी का, वो हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं इसके भाई, 72, 72 अपॉन 170, यानी टोटल तो 170 है। तो ये हमारे पास आ गया दूसरा, दूसरी जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी। अब देखिए तीसरे इवेंट में उसने कहा था कि अगर दोनों कंपनीज हों, यानी उनका इंटरसेक्शन भी हो, ठीक है, यानी कि दोनों हो और बोथ, उसने कहा ना, और बोथ हों, तो इसके लिए देखिए फाइनेंशियल, आप इस तरह से अगर लाइन बनाए, जैसे फाइनेंशियल से आप लाइन इस तरह बना दे पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन। और दूसरा था लार्ज। तो लार्ज से आप अगर ऐसे लाइन बनाए तो इसका इंटरसेक्शन जहाँ पे क्रॉस करेंगे वो है 42। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है जो कि हमारे पास है, और बोथ, इसको मैं बोथ करके लिखता हूँ, इज इक्वल्स टू, ये हैं आपके पास 42 इवेंट्स। ऐसे ऐसे कौन से वाले इवेंट जो दोनों में आते हैं 42 हैं, और अपॉन में कितना हम लिखेंगे, 170, वो जो टोटल है। तो आपके पास आ गए ये तीनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज अलग अलग, ठीक है। अब हम इनको कंबाइन करेंगे क्योंकि उसने कहा था और, तो और का मतलब होता है यूनियन, तो हम इनका लेंगे यूनियन। और याद रखिएगा कि हमने बात की थी, एक चीज की तवज्जो आपकी तरफ दिलाता हूँ कि हम कौन सा काम बार बार कर रहे हैं। देखें, हमें जब उसने कहा था कि फाइनेंशियल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, तो आप देखेंगे जो 42 है वहाँ यूज हुआ है, इसका सम यूज हुआ है ना, 9 + 21 + 42, तो 72 आया, इसका मतलब 42 यूज हो गया है फाइनेंशियल के अंदर। इसी तरह से आप लार्ज में जब आएंगे, ये लार्ज का जो कॉलम था इसके अंदर अगर आप देखें तो लार्ज के अंदर भी 42 यूज हुआ है। देखें, आप 30 को प्लस करेंगे, 42 को प्लस करेंगे, 8 को प्लस करेंगे, 6 को प्लस करेंगे, तो ही आपके पास 86 आएगा, ठीक है। इसका मतलब 42 यहाँ भी यूज हुआ है, 42 यहाँ भी यूज हुआ है, तो दो दफा 42 यूज हो चुका है दोनों इवेंट्स के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब अब आपको एक दफा इसमें से माइनस करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी के लिए, क्योंकि दो दो दफा तो आप यूज नहीं करेंगे ना, हर एक दफा इवेंट यूज होता है। तो इसलिए आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी मैं इसको कह रहा हूँ पार्ट ए की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्ट ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखिए ए में भी यूज हुआ है, बी में भी यूज हुआ है 42, तो इसको आप माइनस करेंगे। किस चीज को माइनस करेंगे, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, और कॉमन को आप किससे लिखते हैं, इंटरसेक्शन से लिखते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हमारे पास ये थर्ड वाला है, और बोथ लिखा था ना, तो बोथ का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर होगी बात। तो अब हम इनको ऐड करेंगे और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो इसको हम यहाँ ऐड कर लेते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, बस दोनों सारे इवेंट को ऐड करेंगे उसमें से वो माइनस कर देंगे, तो 86 प्लस 72 माइनस 42 डिवाइडेड बाय, सबका मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है, 170 हर एक का एलसीएम आ रहा था। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये वैल्यू कितनी आ रही है। अच्छा, ये जो भी वैल्यू आएगी आप इससे इसे आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, डेसिमल में भी लिख सकते हैं, और परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। अगर परसेंटेज में आप लिखते हैं तो आपको परसेंटेज से चीज़ें ज़्यादा समझ आती है, ठीक है। कैसे परसेंटेज में आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कोई भी चीज़ आपकी परसेंटेज है, जैसे जो आप पढ़ते हैं आपका जो रिजल्ट आता है, तो वो सारे सब्जेक्ट को आप परसेंटेज में बताते हैं, तो वो आपको समझ आता है कि मेरे 70% आए, जैसे मतलब अबव एवरेज आपके नंबर आते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज में लिखें तो ज़्यादा बेहतर आता है। देखें,
और चांसेस में भी आप ये कहते हैं ना कि इतने परसेंट चांसेस हैं, मेरे पास होने के इतने परसेंट चांसेस हैं, या मेरे ए ग्रेड आने के इतने परसेंट चांसेस हैं, ठीक है। तो वो फिर ज़्यादा समझ में आता है, तो इसलिए आप परसेंटेज में जब लिखते हैं तो वो ज़्यादा समझ में आता है। तो क्योंकि ये ऑलरेडी होते ही चांसेस हैं, ठीक है, तो इस वजह से ये आ रहे हैं। फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, मैं दोबारा आपसे कहूँगा क्योंकि बुक्स में है डिफरेंट जगह पे। और परसेंटेज में अगर आप लिखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 68.23% या 24% कर लें इसको आप, 63.24%, सॉरी 68.24%, 68.24%, ठीक है। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई पार्ट ए की। अब हम बढ़ते हैं बी, जो दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, और उसमें देखते हैं कि क्या पूछा है। इस क्वेश्चन के टोटल 3 पार्ट हैं, और तीनों पार्ट में काफ़ी अच्छी डिस्कशन की गई, समझाया गया हमें डिफरेंट क्वेश्चन के जरिए से। तो देखते हैं बी में क्या पूछा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम कंपनी इज ईदर अ माइनिंग कंपनी, देखिए वापस से और लगाया, अ सर्विस कंपनी, ठीक है। तो माइनिंग कंपनी और सर्विस कंपनी, तो देखिए माइनिंग कंपनी यहां से चलती आ रही है, हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनिंग, माइनिंग कंपनी इज इक्वल्स टू, देखें ये माइनिंग की रो है, ये पूरी है। अब माइनिंग में स्मॉल स्केल भी है, लार्ज मीडियम स्केल भी है और लार्ज स्केल भी है, तो ये सब ऐड होंगे तो टोटल आपके कितने हैं 41, तो 41/170, ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनिंग। इसके अलावा है सर्विस कंपनी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्विस कंपनी, तो सर्विस कंपनी के अंदर भी अगेन वही तीनों कैटेगरीज हैं, तो ये सर्विस का वाली रो है, तो 10, 6 और 8 इनका सम करेंगे तो 24 आ जाएगा, तो 24/170 आप कर देंगे, तो ये आपके पास दूसरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। देखिए यहाँ मैं फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ, लेकिन मेरा जो ओवरऑल आंसर होगा वो उसको मैं डेसिमल में लिखूंगा या परसेंटेज में कर दूंगा, तो एक दफ़ा एरर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ करूंगा ना 2 डेसिमल लेता हूँ, यहाँ भी करूंगा 2 डेसिमल लूंगा, तो 2 डेसिमल का जो मैं लूंगा तो वो एरर एक तरह से होगा ना, क्योंकि मैं सारे वो तो नहीं ले रहा डेसिमल पॉइंट्स। तो इस वजह से बार बार आप फ्रैक्शन डेसिमल में लिखेंगे ना तो ओवरऑल जो आंसर है उसमें से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एरर आ जाता है ज़्यादा, तो इसलिए फ्रैक्शन में इनको लिखा रहने दें अगर पॉसिबल है फ्रैक्शन में लिखने का, अदरवाइज आप इसको 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस पे ले लें, तो रिजल्ट आंसर उसका ले सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए उन्होंने और कहा हुआ है। अब देखिए हमारी बात हुई थी कि और जब भी कहता है तो हम क्या फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, कंपाउंड इवेंट होता है। जब भी कभी कंपाउंड इवेंट होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप करते हैं प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करते हैं, और उसमें से माइनस करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आप देखिए क्लियरली कहीं पे भी हमें क्रॉस नहीं मिल रहा, बल्कि स्ट्रेट लाइन यहाँ से सीधी स्ट्रेट लाइन मिल रही है, और यहाँ से भी हमें सर्विसेज में भी पूरी स्ट्रेट लाइन मिल रही है, कहीं से ऐसी लाइन वापस नहीं आ रही कॉलम से। हाँ, तो इसका मतलब इनमें कोई इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, और ऐसे वाले इवेंट को आप कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। पार्ट ए में जो हमने किया था उसमें इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता था, इसीलिए वो इवेंट म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू, ऐड कर देंगे हम 41/170 प्लस 24/170, तो देखते हैं किसका आंसर कितना आ रहा है। तो हम इनको ऐड कर देंगे यहाँ पे आके, इनको ऐड करते हैं 41, देखिए दोनों के एलसीएम सेम है तो इसलिए मैं इसीलिए एक ही न्यूमरेटर के अंदर रख के इनको मैं ऐड कर देता हूँ, और अपॉन में सिंगल डिनोमिनेटर 170, 170, ठीक है, इक्वल टू प्रेस करते हैं, हमारे पास आ रहा है 13/34, यानी कि अगर मैं इसको डेसिमल में करूं तो ये आ रहा है 0.3823, इस यानी कि 3824। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं तो ये परसेंटेज में हो जाएगा, तो ये आ रहा है 38.24, तो ये हमारे पास आ रहा है 38.24, 38.24% चांसेस हैं कि वो कंपनी सर्विस की होगी या फिर माइनिंग की होगी, और बहुत इसने नहीं कहा, ठीक है ना। अब देखिए पार्ट 3 में, यानी कि पार्ट सी में, पार्ट सी में उसने जो हमसे क्वेश्चन पूछा है
इसको बड़ी गौर से देखिएगा क्वेश्चन को। कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ स्मॉल एंड रिटेल कंपनी। देखिए उसने एंड खुद ही लगा के दिया है, स्मॉल एंड रिटेल। तो देखिए स्मॉल एंड रिटेल, स्मॉल से आप एक लाइन बनाएं, रिटेल से लाइन बनाएं, इंटरसेक्शन कहाँ आ रहा है 14 पे। इसका मतलब नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं 14, और टोटल कितने हैं आपके पास, वो तो है 170, तो इसलिए यहाँ आ जाएगा 170 इज इक्वल टू, ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, जो सी इवेंट है ये उसकी है। तो अब आप इसको डेसिमल से यानी इसको इवेल्युएट कर लें, ऑलरेडी हमने फाइंड तो कर ही लिया है, फ्रैक्शन में हमने लिखा हुआ है। तो इसको अगर परसेंटेज में लिखें तो 14 डिवाइडेड बाय 170, ठीक है, तो यह रहेगा आपके पास इक्वल टू, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लें तो 0.0, यानी कि अगर अगर इसको यानी 0.082 समथिंग करके हमारी आ रही है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 का तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यह आएगा 8.24, 8.24% चांसेस हैं कि आपके पास रिटेल एंड स्मॉल एंड रिटेल कंपनी जो है वो की प्रोबेबिलिटी यानी आएगी आपके पास इस इवेंट की, ठीक है। तो उम्मीद है कि इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें समझी हैं, जैसे कि आपने समझा कि कंपाउंड इवेंट्स क्या होते हैं, और उसमें जब और आए इनमें और आता है, और इसमें जो प्रोबेबिलिटीज गिवन होती हैं उनका हम सम कर देते हैं, और कभी कभी हम ये देखते हैं कि उनमें इंटरसेक्शन भी आता है, यानी कॉमन इवेंट्स भी आते हैं। तो कॉमन इवेंट बार बार रिपीट ना हो इसलिए हम उसको माइनस कर देते हैं। तो उसको हम कहते हैं कि जिसमें यानी इंटरसेक्शन एग्जिस्ट ना करे वो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाता है, और जिसमें इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करे उसको हम कहते हैं म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो ये हमारी थी आज की डिस्कशन। इंशाल्लाह ताला अगले इसी तरह की एग्जाम्पल और लेकर आते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो आपका आप ज़रूर पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।